Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from Dip Scroll Bar. In today's lecture, we are going to continue revision of Geography Chapter 3, Natural Resources. In today's lecture, we are going to revise the grasslands and conservation of natural vegetation. Grasslands are the areas where where on a large land area covered with grass, that is known as grassland. And these grasses are not like day to day grass we see in the ये वो ग्रास नहीं है जो हमको आम नज़र आती है। ये घास, ये जो ग्रास लैंड्स हैं, इनकी जो घास होती है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, कोई दो मीटर 3 मीटर ऊंची घास होती है। बट ये जो इन घास, ये जो ग्रास लैंड में जो घास मिलती है, ग्रास मिलती है, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है फॉर कैटल रेयरिंग के लिए ये ग्रास बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की होती है, और ये कैटल रेयरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन इज़ द rearing of sheep and the cattle. So grasslands are two type of grasslands are found in the world. Number one is tropical grassland and other one is the temperate grassland. Tropical grassland are also known as savannas, are located between the equatorial rainforest and the hot desert. Here in the equatorial region of the and between the hot desert. So here is the savanna grassland, and here also equatorial region and the hot desert. So here is the savannas. So these two areas are the tropical grassland areas. Next is the temperate grasslands. The temperate grasslands are more widespread, such as prairies, steppes, downs, etc. The grass is nutrition and hence useful for cattle. टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाइडली स्प्रेड एरिया में है, वर्ल्ड के काफ़ी जगह पर मिलता है। देखो जहाँ जैसे यहाँ पे टेम्परेट यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे के एरियाज, इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो ये ज़्यादा एरियाज में है, जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका में भी देख सकते हैं, यूरोप एंड एशिया में देख सकते हैं, अफ्रीका के रीजन में हम नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हमें नज़र आ रहा है। तो ये सभी कॉन्टिनेंट्स में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरियाज पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू सेव द नेचर फॉर फ्यूचर एंड मिसयूज इसका कम से कम करवाना, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज देखो, विद द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन ए मच लार्जर स्केल। साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, तो ह्यूमन बींग्स ने इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। और भी बहुत से रीजंस हैं। द मेन रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, स्पेशली फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन के पीछे में कई कारण हैं, जिनमें से few are discussed here. Number one is the rapidly growing population. पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे सेटलमेंट की प्रॉब्लम आती है। सेटलमेंट करने के लिए घर बनाने की जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है, और वो लैंड हम फॉरेस्ट एरिया से हम वो लैंड लेकर हम वहाँ पे सेटलमेंट बनाते हैं। नंबर टू इज डिजीजेज ऑफ ट्रीज में कई तरह के डिजीजेज हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रीज डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दीज आर द एंड नंबर थ्री इज द फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, ये भी फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने का बहुत बड़ा रीजन रहा है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉजिंग चेंजिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, then transport, advanced transport is there, development in transport is there, and other thing is that these things affect the climate of an area or climate of the world very much. So these affect the climatic condition, human activities affect the climatic conditions of a place. Human
and these climatic changes cause loss of natural habitats of the plants and animals. क्लाइमेटिक चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स जिस क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए जो उनके लिए बिल्कुल सही है वो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेंगी तो वो अपना आप ही मुरझाना शुरू कर देंगे एंड देन उसके बाद में एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ जाता है. मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट. कई प्लांट्स के स्पीसीज ऐसे हैं, ट्रीज की स्पीसीज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने पर आ गई हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं. तो इनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है. और इनका डिफॉरेस्टेशन भी, फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने के पीछे डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, दी सॉइल इरोजन एंड other natural calamities are also cause for destroying forest cover on the earth. One of the most important method for conservation forest is to plant more trees. फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने से बचाने का सिर्फ एक ही सोर्स है, एक ही मेथड है, दैट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री. If we cut one tree, instead we should try to plant 4 to 5 tree to cover that reason. So सीधी सी बात है, प्लांट से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे उससे फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा जिसका हमें फ़ायदा बहुत होगा. एंड द प्लांटिंग अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना. अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का काटा जाना. तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेलिंग का थोड़ा सा है लेकिन बट दोनों का ही अलग मीनिंग है. अफॉरेस्टेशन का मतलब होने से क्या होगा, ट्रीज की नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ेंगे, उसके साथ में एरिया ऑफ फॉरेस्टेशन भी बढ़ेगा जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा हेल्प होगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए. उसके बाद में आता है कंजर्विंग डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट स्टॉप यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, बट इट मीन्स वी शुड यूज देम दीज रिसोर्सेज वेरी वाइजली. कंजर्वेशन का मतलब ये ही नहीं है कि भी उनका यूज ही नहीं करना. कंजर्वेशन का मतलब है यूज करना बट वाइजली. कई अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, जैसे वन महोत्सव हुआ, सोशल फॉरेस्ट्री हुआ, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू encourage the people for planting more and more tree. इसके साथ में insecticides can be used to save the trees from diseases. insecticides यानी कि ऐसी मेडिसिन का यूज करना जो पेड़ों की डिजीजेस को मार सकें. एंड देन समटाइम फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस, अदरवाइज दे आर जनरली कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. फॉरेस्ट फायर के पीछे जो है कई बार होता है कि भी नेचुरल क्लाइमेटी के कारण, बिजली चमकने के कारण या किसी और नेचुरल क्लाइमेटी के कारण जंगल में आग लग जाए, वो बात अलग है. बट ज़्यादातर मामलों में ह्यूमन बीइंग्स की निग्लेंसी होती है फॉरेस्ट फायर के पीछे. तो हमें इस लोगों को, सबसे बड़ी बात है, वी शुड मेक पीपल अवेयर हाउ टू conserve the natural resources and why to conserve the natural resources. With this motto, I am completing by this paragraph with the hope that you are going to understand why we should conserve the forest. Thank you very much. Stay home and stay healthy.